Hello everyone, myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry at Government College Israna. Today we will discuss about very important topic न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आपका व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी? It is a spectroscopic technique that gives us information about the number and types of atoms in a molecule। जैसा कि बताया अभी अभी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक हमें किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स बताती है कि जैसे आपका किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई एटम कितनी बार है, कितने वो नंबर हैं, जैसे 10 हैं या 12 हैं, और कितने टाइप के एटम हैं, जैसे वो प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं। जैसे कुछ हैं एग्जांपल, जैसे 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, उसके जरिए हम हाइड्रोजन एटम्स के नंबर बता सकते हैं। सिमिलरली जो 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और कितने टाइप के हैं वो। सिमिलरली 31P NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, एंड सो ऑन। लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली सिर्फ 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा BSc सिलेबस में सिर्फ हमारा 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट क्या होती है। अब जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी, उसकी स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होता है, और उसकी दो वैल्यूज होती है, एक होती है आपकी +1/2 और एक -1/2। अब ये भी आपको पता है कि जब वो स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली एटॉमिक न्यूक्लियाई के केस में भी ऐसा ही होता है। अब एटॉमिक न्यूक्लियाई की भी एक सर्टेन न्यूक्लियर स्पिन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, वैसे ही आपका न्यूक्लियाई की भी एक आपकी स्पिन होती है। अब उस केस में आपका जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट कब होगी आपकी, जब आपका कोई भी न्यूक्लियस के पास या तो उसका मास नंबर ओड है, या फिर आपका एटॉमिक नंबर उसका ओड है, या फिर दोनों ही ओड हैं, एटॉमिक नंबर भी ओड है और मास भी ओड है। तो उस टाइम पे आपका जो स्पिन की वजह से एक रिजल्टेंट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगी उस न्यूक्लियाई में। अब जो आपका जो ये स्पिन स्टेट है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, उसको आप स्पिन क्वांटम नंबर I से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियस के केस में जो आपका स्पिन स्टेट है, उसको आप I से डिनोट करते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर अगर I है, तो उसके पास टोटल, उस न्यूक्लियस के पास टोटल 2I+1 स्पिन स्टेट्स होंगी, 2I+1 स्पिन स्टेट्स। जैसे अगर आपका I की वैल्यू 1/2 है, तो उसके केस में आपके पास 2 स्पिन स्टेट्स होंगी। जैसे आप जानते भी हैं I की वैल्यू 1/2 है, तो आपका 2 स्पिन स्टेट, एक +1/2 और एक -1/2 होगी। अब जो ये टेबल है, इसमें आपको दिखा रखा है कि आपका कोई सिलेक्टेड आइसोटोप्स के लिए क्या उनकी I की वैल्यू होती है और कितने उनके नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स रहेगी। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका 1H, मींस हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटियम आइसोटोप। अब जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ओड होता है और यहाँ पे मास भी हाइड्रोजन का ओड है, तो इस केस में इसकी I की रिजल्टेंट वैल्यू होगी कोई ना कोई, तो ये वैल्यू है यहाँ पे I की वैल्यू 1/2। सिमिलरली जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है, इसमें भी आपका देखो अब एटॉमिक नंबर तो ओड ही रहेगा, तो आपका न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है 1। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है, उन केसेज में आपका जो स्पिन स्टेट है वो 0 होगी। जैसे आपका यहाँ पे 12C एग्जांपल है, ये आपका कार्बन का आइसोटोप है 12C। इसमें आपका देखो ओड, मास भी आपका इवन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 वो भी इवन होता है, तो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में, अब ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 है और एटॉमिक नंबर 8 होता है, दोनों इवन टर्म्स हैं, तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया है, 0 हो गया है, सेम एज इन सल्फर। लेकिन अगर एक चीज आपका या तो एटॉमिक नंबर ओड है या आपका मास नंबर ओड है या दोनों ओड हैं, तो उस केस में
रिजल्टेंट स्पिन स्टेट होगी कोई भी न्यूक्लियस की। जैसे आपका यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम 13C, 14N, 31P में दिखाया गया है। अब 2i+1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उनकी नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर i की वैल्यू अगर 1/2 है तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स आएंगी 2। अगर i की वैल्यू 1 है नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स आएंगी 3। अब आपका जो न्यूक्लियर स्पिन्स होती हैं, जैसे आपका 1H के केस में भी आपका न्यूक्लियर स्पिन है, 13C भी आपका NMR एक्टिव होता है तो उसकी भी न्यूक्लियर जो स्पिन्स हैं वो उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो रैंडम होती है। एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होते, वो रैंडम डायरेक्शन में होती है। लेकिन जब भी आप इसको एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे आपका न्यूक्लियर स्पिन्स को, तो उससे क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा न्यूक्लियर स्पिन्स का मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, तो उससे सिर्फ एक रिजल्ट उसका क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में वाली होंगी जो वही अलाउड होंगी। ठीक है, ओरिएंटेशन होती है बहुत सारे, उसमें से सिर्फ वो ओरिएंटेशन अलाउड होगी जो आपका एक ही ओरिएंटेशन में है, वही स्पिन अलाउड होंगी जो आपकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में है। अब आपका हाइड्रोजन और 13C दोनों के लिए आई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। आपने पीछे अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया भी था मैंने कि हाइड्रोजन और 13C दोनों के लिए आपका ओरिएंटेशन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की वैल्यू होती है आई की वैल्यू 1/2। तो आपकी दो ओरिएंटेशन अलाउड है। अब दो ओरिएंटेशन कौन सी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की? जो दो ओरिएंटेशंस हैं वो एक तो ये हो सकती है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन है उसी में अगर आपका जो न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, अलाइन कर रहा है, तो एक तो आपकी वो होगी ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन होती है उसके अपोजिट, जो मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस, एक स्टेट हो गया वो। और आपका क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्पिन करता है न्यूक्लियस, वो आपकी होती है लोअर एनर्जी स्टेट। और जब आपका अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड आपका स्पिन कर रहा है तो वो होती है आपकी हायर एक्साइटेड स्टेट। अब इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे इस स्लाइड को। अब ये स्लाइड है जैसे, अब जो एनर्जी डिफरेंस होता है जो स्पिन स्टेट्स का, अब जैसे लास्ट स्लाइड में बताया ही था कि जो आपका सेम अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में जो अलाइनमेंट होती है जो स्पिन की, वो उसकी एनर्जी कम होती है, और जब अलाइनमेंट अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो इनका एनर्जी डिफरेंस है इन दो स्पिन्स का, +1/2 और -1/2 का जो स्पिन्स का जो डिफरेंस है वो आपका अप्लाइड फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड बढ़ाओगे, अप्लाइड फील्ड को इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपका जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा आपका ग्राफ के में दिखा भी रखा है कि इसमें आपका जब आपका मैग्नेटिक फील्ड 7.05 T टेस्ला है तो उस टाइम पे जो एनर्जी डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 0.120 जूल पर मोल। जैसा कि अब लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि आपका जब आपका 7.05 टेस्ला है आपका मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 0.120 जूल। और अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखें तो वो 300 मेगाहर्ट्ज, उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज के कोरस्पॉन्ड होता है। सिमिलरली अगर 13C की बात करें आप, 13C न्यूक्लियस, उसमें आपका 7.05 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है 0.030 जूल पर मोल, जो आपका कोरस्पॉन्ड होता है 75 मेगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अंडरस्टूड? अब जब आपका स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 का न्यूक्लियाई है उसको आप अप्लाइड फील्ड में रखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्पिन्स हैं वो आपका क्या होगी, आपका अप्लाइड फील्ड वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे। जो मोस्टली न्यूक्लियर स्पिन्स हैं, मेजॉरिटी है उसमें से, वो आपका अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगी और वो हो जाएंगी आपकी लोअर एनर्जी स्टेट में। और न्यूक्लियस क्या करता है उसके बाद, प्रीसेशन एक टर्म है, प्रीसेशन स्टार्ट करता है। जैसे आपने एक लट्टू देखा है, लट्टू अगर जब वो स्पिन कर रहा है तो जैसे लट्टू स्पिन करता है ऐसे ही न्यूक्लियस स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। और जो आपका जिस स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रीसेशन करता है न्यूक्लियस, उसको आप मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अब
जो प्रीसेशन आपका बता ही दिया है कि प्रीसेशन करता है, जैसे ये दिखा रखा है, ये आपका स्लाइड है, इसमें अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये ऊपर दिखा रखा है लट्टू के जैसे, जैसे लट्टू स्पिन करता है वैसे ही एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ये आपका प्रीसेशन करता है न्यूक्लियस। अब जो आपका जिस फ्रीक्वेंसी से प्रीसेशन करता है उसको मेजर करते हैं आप हर्ट्ज में। अगर आपका जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रीसेशन कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इरेडिएट की जाए, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इरेडिएट की जाए, तो आपका क्या होगा, जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी और जो आपका इरेडिएटेड फ्रीक्वेंसी, वो कपल करेंगी, और कपल करने से क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो न्यूक्लियर स्पिन है वो फ्लिप हो जाएगी। मीन्स आपका वो जब स्पिन स्टेट +1/2 में थे वो -1/2 में चले जाएंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी रखा है। जैसे आपका ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका प्रिसाइज कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड। अब इस पे सेम इसी फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी से ये प्रिसीजन कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इरेडिएट किया, तो एब्जॉर्प्शन करने के बाद न्यूक्लियर स्पिन क्या हो गई है, फ्लिप हो गई है। जो अब न्यूक्लियर स्पिन पहले +1/2 थी वो अब -1/2 हो गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।